अस्सलाम स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं हम पढ़ रहे थे प्रोडक्ट टेबल एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ प्रॉपर्टीज़। तो हम काफ़ी हद तक जान चुके हैं कि प्रोडक्ट टेबल में जो है वो किस तरह से डिफरेंट एलिमेंट्स अरेंज हैं, डिफरेंट ग्रुप्स के क्या नाम है और कौन सा शॉर्ट पीरियड है और कौन सा लॉन्ग पीरियड है। तो चलें आज हम चलते हैं प्रोडक्टिविटी ऑफ प्रॉपर्टीज़ की तरफ। इसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं एटॉमिक साइज एंड एटॉमिक रेडियस। ओके स्टूडेंट्स, हमने आपको क्लास में बताया गया है कि जो एटम है उसकी फिक्स्ड बाउंड्रीज होती हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, लेकिन एक एटम जो है वो इस तरह से डिफाइन नहीं होता, वो उसकी शेप इतनी डिफाइंड नहीं होती। एक एटम जो है उसकी शेप जो है वो ऑलमोस्ट क्लाउडी शेप होती है, क्लाउडी अपीयरेंस होती है। यहाँ पे मतलब कुछ भी हम स्पेसिफिक नहीं कह सकते, उसकी शेप डिफरेंट हो सकती है लेकिन जो है वो इतनी डिफाइंड शेप नहीं होती। लेकिन अगर हम लोग एज्यूम करते हैं कि एक एटम जो है वो राउंड शेप में है या स्फीयर शेप में है, सर्कुलर शेप में है, तो इसको डिफाइन करना उसके एटॉमिक साइज को ज़्यादा आसान हो जाता है हमारे लिए। तो इसलिए हम एज्यूम करते हैं कि एक एटम जो है वो राउंड शेप में है। और इस तरह अगर हम लोग दो एटम्स को आपस में करीब लाते हैं तो उनकी आउटर बाउंड्रीज आपस में टच करेंगी। लेट्स सपोज कि ये जो है वो स्फीयर नहीं है, इसकी डिफरेंट शेप्स हैं, तो फिर भी क्या होगा कि वो जिस पॉइंट पे वेल डिफाइन होगा उस पॉइंट पे आके दूसरे से वो टच ज़रूर करेगा। तो इस पॉइंट पे आके वो दूसरे से टच करेगा। तो हम लोग मान लेते हैं कि ये एज्यूम कर लेते हैं कि एटम जो है वो स्फीयर शेप में है ताकि उसको जो है उसके साइज को स्टडी करना हमारे लिए आसान हो। और ये जैसे कि आप देख रहे हैं बिल्कुल सेम साइज के, इसका मतलब है कि मैंने बिल्कुल सेम एटम लिए हैं, यानी कि या तो मैंने दोनों कार्बन एटम लिए हैं या दोनों हीलियम एटम लिए हैं, इस तरह से। ओके, अब हम देखते हैं एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस से क्या मुराद है, लेकिन उससे पहले आपको पता है कि रेडियस से क्या मुराद है। रेडियस से मुराद है कि अगर हम जो है वो सेंटर ऑफ किसी भी सर्कल के सेंटर से अगर हम उसकी एज तक एक लाइन खींचते हैं तो वो कहलाता है उसका रेडियस। तो एटॉमिक रेडियस से क्या मुराद होगा कि एटम के सेंटर से उसके एज तक जो डिस्टेंस है वो कहलाएगा उसका एटॉमिक रेडियस। तो एटॉमिक रेडियस की डेफिनेशन क्या है? हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू बॉन्डेड एटम इज रेफर्ड एज एटॉमिक रेडियस ऑफ द एटम। अगर हम जो है वो हाफ डिस्टेंस, अगर टू बॉन्डेड एटम का डिस्टेंस मेजर करते हैं देन उसको हाफ करते हैं तो एक एटम का रेडियस आ जाएगा। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं कि ये दो बॉन्डेड एटम है। अगर हम इनका जो है वो सेंटर से हाफ डिस्टेंस मेयर करते हैं, दोनों के सेंटर से, इस एटम के सेंटर से लेकर इस एटम के सेंटर तक अगर हम जो है इसका डिस्टेंस मेयर करते हैं, जब इसका हम हाफ करेंगे तो वो कहलाएगा एक एटम का रेडियस। तो सपोज करते हैं ये दोनों जो है वो कार्बन एटम है, यानी कि ये दोनों क्या है, C2, कार्बन कार्बन विच इज C2। इनका हम डिस्टेंस मेयर करते हैं यहाँ से यहाँ तक, तो इट इज एक्चुअली 154 pm। ठीक है, तो इसका मतलब है कि दो बॉन्डेड कार्बन एटम का जो है वो रेडियस आया है 154 pm, लेकिन ये दो का है, हमें एक का चाहिए। तो यानी कि हमें यहाँ ये है रेडियस यहाँ से यहाँ तक हमें चाहिए हाफ इतना। तो हाफ कितना होगा 154 का? इट विल बी 77 pm। तो यानी कि 77 pm रेडियस होगा एक कार्बन एटम का। ओके स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं कि 77 pm एक कार्बन एटम का रेडियस है। लेकिन अगर हम लोग एक कार्बन एटम की साइज की बात करते हैं तो इट विल बी 154 pm। ओके, हम लोग रेडियस ऐसे ही मेजर क्यों करेंगे, हम दो कार्बन एटम को साथ जोड़ के ही रेडियस क्यों मेजर करेंगे? वो इसलिए मैंने आपको बताया कि इनकी जो बाउंड्रीज हैं वो वेल डिफाइंड नहीं है। तो हम लोग को जो है इनको दूसरे के करीब लाना पड़ेगा ताकि जो है इनकी बाउंड्रीज आपस में टच करें और हमें पता लग जाए कि कौन सी जो है वो इसकी स्पेसिफिक बाउंड्री है। और हम लोग दो सेम एटम ही लेंगे, जैसे कि C2 ही लेंगे, O2 ही लेंगे, Cl2 ही लेंगे। वो इसलिए कि C2 का साइज, दोनों कार्बन एटम का साइज सेम होगा, दोनों ऑक्सीजन एटम का साइज सेम होगा, दोनों क्लोरीन एटम का साइज सेम होगा। लेकिन अगर मैं जो है वो एक कार्बन एटम लेती हूँ, एक ऑक्सीजन एटम लेती हूँ, तो आपको पता है दोनों का एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, तो दोनों का एटॉमिक साइज भी डिफरेंट होगा। तो फिर हमें जो है हम उसका हाफ करेंगे तो वो हमारा ठीक रेडियस नहीं आएगा। चलें, अब हम डिफाइन कर लेते हैं यूनिट ऑफ एटॉमिक रेडियस। अच्छा, आपको पता है कि हम जो है वो लेंथ का यूनिट हमेशा लेते हैं मीटर, बट मीटर जो है वो मीटर से हम लोग मेजर नहीं कर सकते एटॉमिक रेडियस को, क्योंकि एटम का साइज बहुत छोटा होता है। तो इसका जो यूनिट है वो है 1 pm, मतलब इसका रेडियस इसका यूनिट है pm विच इज़ पिकोमीटर, विच इज़ इक्वल टू 1 × 10⁻⁻12 मीटर। समझ आइए आपको? ठीक है, 1 pm बराबर है
1 × 10⁻⁻12 मीटर, ठीक है जी। ओके, रेडियस ऑफ वन कार्बन एटम इज 77 पिकोमीटर और साइज ऑफ वन कार्बन एटम इज 154 pm, ठीक है, समझ आ गई आप सबको। चलें अब हम देखते हैं कि किस तरह से ये प्रॉपर्टीज जो हैं वो शो होती हैं पीरियोडिक टेबल में डिफरेंट एलिमेंट्स की। डिफरेंट एलिमेंट्स का क्या साइज होता है, हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा एलिमेंट जो है वो सबसे बड़ा है, कौन सा एलिमेंट सबसे छोटा है, ठीक है। ओके, जब हम देखते हैं ट्रेंड्स ऑफ एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियस इन पीरियड्स। ओके, पीरियड्स क्या आते हैं लेफ्ट टू राइट। अगर हम लोग मूव करते हैं लेफ्ट टू राइट तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है, ये तो हमें मालूम है कि जो हमारे तमाम एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल में उनको अरेंज किया गया है बाय देयर एटॉमिक नंबर, कि सबसे पहले जो है वो नंबर 1 है जिसका एटॉमिक नंबर 1 है, फिर उसके बाद वो है जिसका नंबर 2 है, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6। तो इसको हम जो है वो एटॉमिक नंबर की बेस पर इसको इंक्रीज जो है अरेंज किया गया है। तो लेफ्ट टू राइट एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है जिसकी वजह से एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है। जी क्लास एटॉमिक साइज क्यों डिक्रीज होता है वो इस तरह से आपको बताती हूँ मैं। आपको पता है कि ये हमारा एटम का स्ट्रक्चर है, लेट्स सपोज इसके सेंटर में जो है वो पॉजिटिव एलिमेंट्स है, पॉजिटिव जो है वो हमारे प्रोटॉन्स हैं और न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो है वो इलेक्ट्रॉन्स मूव करें जो कि नेगेटिव है। तो जो प्रोटॉन है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करते हैं। तो अगर जो है वो हमारे सेंटर में न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन होंगे, बाहरी 2 रियल इलेक्ट्रॉन होंगे, तो क्या होगा कि 2 प्रोटॉन जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर हमारे सेंटर में 4 प्रोटॉन हो गए और बाहर 4 इलेक्ट्रॉन, तो अब जो है वो फोर्स ज़्यादा हो गई पहले 2 प्रोटॉन्स की निस्बत। तो अब जो है वो ज़्यादा फोर्स लगेगी और वो प्रोटॉन न्यूक्लियस जो है वो ज़्यादा खींचने की कोशिश करेगा इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ, ठीक है, जिसकी वजह से साइज है, जिसकी वजह से जो है वो एटम मज़ीद श्रिंक हो जाएगा और साइज मज़ीद छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो ट्रांजिट पीरियड क्या है, फ्रॉम इन लेफ्ट टू राइट एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस एंड एटॉमिक साइज डिक्रीजेस। इसकी जो रीज़न क्या है वो है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस। यही मैंने आपको बताया कि इफेक्ट जो है वो चार्ज जो है वो इंक्रीज हो जाता है। क्लास इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज से क्या मुराद है कि आपको पता है कि हमारा जो है वो आउटर मोस्ट शेल से क्या मुराद, आउटर मोस्ट शेल से मुराद होता है जो सबसे बाहर वाला शेल होता है। तो उसके ऊपर जो है वो इलेक्ट्रोटॉन जो न्यूक्लियस है वो कितनी फोर्स लगा रहा है। तो अब ओब्वियसली जो उसके सेंटर में जो है वो और शेल्स हैं वो भी कोशिश करेंगे कि हमारी मतलब उनकी जो है वो लार्ज आउटरमोस्ट शेल पे जो है वो फोर्स कम से कम लगाई जाए, क्योंकि यहाँ पर भी ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, नेगेटिव चार्ज है, इस तरफ भी इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव चार्ज है। तो क्या होगा कि जो अंदर वाले शेल्स हैं वो उनकी जो है वो फोर्स होगी कि आउटर मोस्ट शेल पे न्यूक्लियस की फोर्स या अट्रैक्शन कम पहुंचे। तो इसे हम कहते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। क्योंकि पीरियड्स में सिर्फ और सिर्फ एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है, यानी कि उसी सेम शेल के अंदर जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाते हैं, नंबर ऑफ शेल इंक्रीज नहीं होते। तो क्या होता है, इसके वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, इस वजह से हमारा जो एटॉमिक साइज है वो डिक्रीज हो जाता है। अब हम देखते हैं ट्रेंड्स इन ग्रुप। ट्रेंड ग्रुप से क्या मुराद है, अप टू डाउन कॉलम से हमारी, ठीक है। ओके, अप टू डाउन कॉलम में क्या होता है कि एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है और नंबर ऑफ शेल भी इंक्रीज होते हैं। जी आपको पता है ना, जब हम लोग ऊपर से नीचे आते हैं तो क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे वो इरेगुलर इंटरवल्स के साथ इंक्रीज होते हैं। अगर पहले 10 थे तो अब 18 हैं, उसके बाद जो है वो मतलब मज़ीद ज़्यादा होंगे, 26 होंगे या 30 होंगे। तो जिस वजह से नंबर ऑफ शेल भी इंक्रीज होते हैं, तो उसकी वजह से एटॉमिक साइज भी इंक्रीज होगा और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, वो रिड्यूस होगा। जी जैसे कि यहाँ डायग्राम में शो हो रहा है, अगर ये न्यूक्लियस है तो अगर हम लोग नीचे आते जा रहे हैं ग्रुप्स में, जो आउटर मोस्ट शेल है उस तक न्यूक्लियस की फोर्स जाने से पहले, न्यूक्लियस की फोर्स पहले फर्स्ट शेल सेकंड शेल पे भी जाएगी और ये दोनों शेल कोशिश करेंगे कि जो न्यूक्लियस की फोर्स है वो लास्ट शेल तक ना पहुंचे। तो क्या होगा कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो रिड्यूस होगा, ठीक है, समझ आ गया आप लोगों को। ओके क्लास, नाउ आपके लिए ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अब जिसको जो है वो ध्यान से सुनना है, ठीक है। तो ये टॉपिक जो है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये टॉपिक समझ नहीं आएगा तो आपको आइंदा के टॉपिक्स भी समझ नहीं आएंगे। सो फोकस, बहुत ध्यान से आपने सुनना है, इसको समझना है, इसके पूरे कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करनी है, देन उसके बाद इसको याद करने की कोशिश करनी है। इसको आप अच्छे से याद कर लेंगे तो आइंदा आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी होगी, ठीक है। तो यहाँ देखिए ज़रा, मैंने यहाँ पे बनाया है पीरियड 2। पीरियड 2 में हमारे पीरियड 1 आपको पता है 2 मेंबर है हमारे पास, वो है हाइड्रोजन और हीलियम। और उसके बाद हमारे पास आता है पीरियड 2। पीरियड 2 में हमारे पास आते हैं लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, ठीक है। तो हाइड्रोजन का चार्ज है 1,
मतलब उसका जो एटॉमिक नंबर है वो है 1, हीलियम का 2 है, लिथियम का 3 है, बेरिलियम का 4, बोरोन का 5, कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8 और फ्लोरीन का 9। ठीक है, देन उसके बाद नियॉन आता है, उसका 10 है। ये जो है वो हमारा पीरियोडिक टू कंप्लीट होता है। तो प्लस मैं आपको एक और बात बताना चाहती हूँ कि जो हमारे तमाम पीरियड्स हैं ना, जब मतलब ये देखें, ये इस तरह से पीरियड्स हमारे बनते हैं, तो पीरियड 2 में सिर्फ और सिर्फ 2 शेल होंगे जिसमें के इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट होंगे। ठीक है, पीरियड 3 में 3 शेल्स होंगे, पीरियड 4 में 4 शेल्स होंगे, ये देखें 1 2 3 4। पीरियड 5 में 5 शेल्स होंगे, पीरियड 6 में 6 शेल्स होंगे, देखिए 1 2 3 4 5 6। और इस तरह से पीरियड 7 में जो है वो 7 शेल्स होंगे। ठीक है, ये अपनी बात याद रखने को, जो हमारा पीरियड है, अगर पीरियड नंबर वो 4 है तो उसमें नंबर ऑफ शेल्स भी 4 है, अगर पीरियड नंबर 7 है तो उसमें नंबर ऑफ शेल्स भी 7 है, जिसमें कि तमाम इलेक्ट्रॉन जो है वो अकोमोडेट होते हैं। और उसके अलावा हम लोग देखते हैं अपने ग्रुप्स की ऐसी प्रॉपर्टी में, ग्रुप में ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है, तो उसमें है जो हमारा ग्रुप 1 है उसके आउटरमोस्ट शेल में सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होगा। ये देखिए, जैसे मैंने ये ग्रुप नंबर 1 बनाया है पूरा यहाँ पे नीचे, तो इन तमाम के आउटरमोस्ट शेल में सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, जैसे कि सोडियम में भी एक है, ठीक है, पोटाशियम में भी एक है, ऐसे तमाम में जो है वो आउटरमोस्ट शेल में सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ग्रुप नंबर 2 में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। देन उसके बाद जो है हमारे वो नीचे आ जाते थे हैवी मेटल्स, अब उनको छोड़ दें, आगे चलें। ग्रुप नंबर 13 में क्या होगा, उसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे आउटरमोस्ट शेल में, 14 में 4 होंगे, 15 में 5 होंगे, 16 में 6 होंगे, 17 में 7 होंगे और 18 में 8 होंगे। ओके जी क्लास, ये देखें यहाँ से हमारे मैंने आपको कहा कि फर्स्ट ग्रुप में तमाम के आटोमोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उसमें 3 से लेकर 12 तक अब जो है वो छोड़ दें फिलहाल इसको। देन आए नॉन मेटल्स के ऊपर, 13 में 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तमाम एलिमेंट्स के आटोमोस्ट शेल में, 14 में 4, 15 में 5, 16 में 6, 17 में 7 और 18 में 8 होंगे। ठीक है, और इसी तरह से पीरियड नंबर 1 में जो है वो एक शेल होगा, पीरियड नंबर 2 में 2, 3 में 3, 4 में 4, 5 में 5, 6 में 6 और 7 में 7। ओके ओके जी, अब लास्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट बात, अब यहाँ देखें कि क्योंकि पीरियड नंबर 2 में बिल्कुल हमारा जो है वो तमाम एलिमेंट्स में 2 ही शेल्स हैं जिसमें कि तमाम इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, लेकिन आप देखेंगे कि पहले जो है वो न्यूक्लियस में हमारे पास, पहले लिथियम के न्यूक्लियस में 3 प्रोटॉन थे, बेरिलियम में फिर 4 हो गए, बोरोन में 5 हो गए और फ्लोरीन में जो है वो जो न्यूक्लियस है उसमें 9 प्रोटॉन्स हो गए। ठीक है, तो अगर आप देखें यहाँ पर सिर्फ जो है वो 3 प्रोटॉन फोर्स लगा रहे थे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पर, लेकिन अगर अब यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे 9 प्रोटॉन जो है वो फोर्स लगा रहे हैं आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पर। तो इसका मतलब है कि फ्लोरीन के एटम की जो है, फ्लोरीन के न्यूक्लियस की फोर्स या अट्रैक्शन ज़्यादा होगी टूवर्ड्स इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो ऑब्वियसली यहाँ पे अगर जो है वो फोर्स या अट्रैक्शन कम लग रही है तो इसका साइज बड़ा होगा। जैसे जैसे हम जो है वो मूव करते जाएंगे पीरियड इन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो साइज हमारा छोटा होता जाएगा। ठीक है, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो कम हो, ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, और यही अगर हम लोग देखते हैं ग्रुप्स में, तो जैसे देखें आप कि तमाम के आटोमोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, हाँ अंदर प्रोटॉन की तादाद ज़्यादा हो रही है, लेकिन क्या हो रहा है कि बीच में नंबर ऑफ शेल्स भी ज़्यादा होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से जो है वो अंदर वाले शेल्स या इंटरनल शेल्स जो हैं वो उनकी वजह से आउटरमोस्ट शेल पे कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो अप्लाई हो रही है, जिसकी वजह से जो है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो रिड्यूस हो रहा है, जिसकी वजह से जो है वो साइज जो है मतलब ओबियसली नंबर ऑफ शेल्स ज़्यादा हो रहे हैं तो साइज भी ज़्यादा हो। ओके स्टूडेंट्स, इसका हम लोग जो है वो एक ओवरऑल व्यू देख लेते हैं। तो वैसे मैंने आपको बताया कि क्या होता है पीरियड्स में फ्रॉम लेफ्ट टू राइट साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो इसका मतलब जैसे जैसे हम लोग जो है पीरियड्स में यहाँ से हम मूव करते हैं तो साइज जो है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा, और अगर हम जो है वो ग्रुप्स में अप टू डाउन मूव करते हैं तो साइज जो है वो इंक्रीज होगा। तो इसका मतलब है जैसे यहाँ देखिए हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं, साइज इंक्रीज हो रहा है, इस तरफ जा रहे हैं तो साइज इसका मतलब बेरिलियम का साइज लिथियम से कम है, लेकिन नीचे जाते आ रहे हैं तो साइज फिर से इंक्रीज होता जा रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि सबसे छोटा जो हमारा एटम होगा हमारे पीरियोडिक टेबल में वो होगा हीलियम। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, हाइड्रोजन का 1 है, लेकिन साइज में सबसे छोटा हीलियम होगा। और सबसे बड़ा क्या होगा, यहाँ पे जो मौजूद मेंबर्स हैं इनमें से जो है वो कोई एक जो एटम्स हैं ये, इनका साइज जो है वो सबसे ज़्यादा होगा पीरियोडिक टेबल में। तो इसका मतलब है कि हमारा ट्रेंड किस तरह से, अगर हम लोग यहाँ से नीचे से ऊपर की तरफ मूव करते हैं तो यहाँ पर साइज ज़्यादा होगा, यहाँ पर साइज कम होगा। ठीक है, तो आपको फिर बात समझ आ गई कि हमारा जो है पीरियड में एटॉमिक साइज
डिक्रीज होता है और ग्रुप्स में एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है। तो मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। वो आपने जो है इसको अच्छे से याद करने की भी कोशिश करनी है। ठीक है, ओके, गुड लक, अल्लाह हाफिज़।